को। सर हाँ, नहीं किया किसी ने। क्यों? देख, नहीं मिला। नहीं मिला? थोड़ी मेहनत करोगे तो मिल ही जाएगा यार। थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए थी, अपने आप मिल जाता। पोलैरिटी तो बड़ा सिंपल सा पार्ट है। अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, समवेयर इफ इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक, तो क्या होगा? इस तरह की सिचुएशन होगी कि सपोज एक इलेक्ट्रोड इधर होगी, दूसरी इलेक्ट्रोड इधर होगी। लेट्स से कि अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस ये होगा कि बेसिकली Cl नेगेटिव इधर जाएगा और Na प्लस इधर जाएगा। हाँ सर। हाँ, आगे देखिए। तो अब अगर Cl नेगेटिव इस साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड में, Cl नेगेटिव का क्या होगा? Cl नेगेटिव का तो ऑक्सीडेशन होगा। तो ये वाला जो साइड हो गया, ये तो हो गया एनोड, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। और ये वाली जो सर साइड, आप बोलिए। सर अब तक स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। वेट करो, 2 मिनट हो जाएगा। ठीक है सर। हो जाना चाहिए था अब तक। हाँ, तो जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो ऑब्वियसली एनोड होगा, और राइट साइड वाला जो पार्ट है वो ऑब्वियसली कैथोड होना चाहिए। तो अब बेसिकली लेफ्ट साइड वाला ये एनोड होगा और ये कैथोड होगा। तो अब रेड कलर से मैं शो कर देता हूँ। अब तो अपने को साफ साफ दिखाई दे ही रहा है बेसिकली, अगर ध्यान से देखोगे तो, कि ये वाला जो पार्ट है, एनोड इज गोइंग टू बी पॉजिटिव इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एंड कैथोड इज गोइंग टू बी नेगेटिव इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल में सभी को, राइट? हाँ सर। यहीं पे अब आप अगर गैल्वेनिक सेल को कंसीडर करोगे, उसको देख लेते हैं। गैल्वेनिक सेल वुड बी समथिंग लाइक वही जिंक कॉपर सल्फेट वाला कुछ होगा। तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर सिनारियो कुछ इस तरह का होगा कि बीच में तो एक डायफ्रैगम टाइप आ जाएगा, ये एक जिंक रॉड होगा, और इससे ये यहाँ पे जिंक 2+ प्रोड्यूस कर रहा होगा, और यहाँ पे Cu2+ होगा, जो कि बेसिकली इस कॉपर की रॉड पे डिपॉजिट हो रहा होगा, राइट? अब लेफ्ट साइड इज ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन, तो ये साइड एनोड है और ये साइड कैथोड है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हिसाब से लिखा है मैंने, है ना? तो ये समझ में आया। अच्छा, अब नाउ अबाउट द पोलैरिटीज़। हाँ, तो पोलैरिटीज़ के केस में तो अब साफ साफ दिख रहा है ना, ये जो एनोड होगा ये इस केस में नेगेटिव होगा और कैथोड पॉजिटिव होगा। देखिए रहा है ना आयंस किस तरह से डिपॉजिट हो रहे हैं, वो देखो। यहाँ पे प्लस चार्ज डिपॉजिट होता जा रहा है, तो प्लस चार्ज डिपॉजिट होता जाएगा तो ये पॉजिटिव रिच हो जाएगा। कॉपर 2+ रॉड के ऊपर जा रहा है ना, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द रॉड आ रहा है। जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द रॉड आ रहा है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा रिलेटिवली, और जहाँ पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो रहा है रॉड के ऊपर, दैट वुड बी पॉजिटिवली चार्ज्ड।
हाँ तो सर बेसिक अपना वीडियो ऑफ कर देना उससे। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर और हमारे यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है कि कॉल चालू भी हो जाता है, यहाँ पे टाइमिंग भी, सेकंड्स भी अरे स्टार्ट छोड़ो कर रहे यार, हैं। अभी उसको अपन काम की बात करें, दैट वुड बी मोर बेटर ना। हाँ तो वी वर डिस्कसिंग कि बेसिकली अब ये गैल्वेनिक सेल है, तो गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड इज नेगेटिवली चार्ज एंड कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, राइट। तो ये बेसिकली पोलैरिटी आप इस तरीके से निकाल सकते हो इनकी, राइट। दिस इज द वे बाय विच वी कैन फाइंड आउट द polarity of anode and cathode in electrolytic and galvanic cells, right। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव होगा, इसके अंदर ये नेगेटिव होगा और इसमें ये पॉजिटिव होगा, राइट। हाँ तो दिस वाज अबाउट पोलैरिटी ऑफ दिस। हाँ तो अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है, गैल्वेनिक में नेगेटिव होता है, एंड वाइस वर्सा फॉर कैथोड, राइट। अच्छा, अब ये बात तो समझ में आ गई। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग वुड बी now I'll tell you about Faraday's law of electrolysis। Faraday's law of electrolysis, देखिए Faraday's law of electrolysis क्या होता है, इस बात को समझिए। 1 सेकेंड। हाँ जी, सो Faraday's law of electrolysis, ये काफ़ी सिंपल सा लॉ है। ये कहता है W is directly proportional to Q। W is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W क्या है यहाँ पे, W इज नहीं, W इज द वेट ऑफ substance discharged on either electrode, and Q is the charge flown through the circuit। मतलब ये अनन वाला charge flown through the circuit। डिस्चार्ज मतलब जैसे कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन गिविंग कॉपर। हाँ हाँ तो अब इसके अंदर से जैसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हटाया जाए तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू ZQ। हाँ है ना, तो नाउ Z इज नोन एज electrochemical equivalent। ओके This is known as electrochemical equivalent। Now W is equal to ZQ, तो I can also write W is equal to ZIT। Q बराबर IT तो लिख ही सकता हूँ मैं, करंट इनटू टाइम, हाँ राइट। यस अच्छा
अच्छा, अब मैं ज़रा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो z होता है बेसिकली, वैसे z की वैल्यू होती है e बाई 96500. दिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वल टू e बाई f। इसी को हम लोग e बाई f भी कहते हैं। सर इसमें ए क्या है? इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस जिसके भी बारे में आप बात कर रहे हैं। और ये जो 96500 है बेसिकली, दिस इज एक्चुअली द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम कहते हैं 96500 कूलम। तो लेट मी चेंज द कलर। तो मतलब बेसिकली ये जो 96500 कूलम है, दिस इज इवेंचुअली गोइंग टू बी इक्वल टू, इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये रहेगा, दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मल्टीप्लाइड बाई हाँ 6.023 इंटू 10 to the power 23, ये आएगा 96500 है ना, एंड विच इज इवेंचुअली नोन एज 1 फैराडे। इसी को हम लोग 1 फैराडे भी कहते हैं, राइट। एफ ई बाई एफ, बात समझ में आई, राइट। तो इसका मतलब नेक्स्ट पेज लेता हूँ मैं। तो इसका मतलब W बराबर E बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई Q। तो इट इम्प्लाइज दैट W बाई E इज इक्वल टू Q बाई F, और F तो एक कांस्टेंट है, तो देयरफॉर W बाई E इज प्रोपोर्शनल टू Q। अब ये जो W बाई E है ये क्या है? W बाई E इज वेट इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट। तो ये तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो गया, हुआ ना। वेट इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, एग्रीड, राइट, है ना। तो इसका मतलब बेसिकली इफ Q इज सेम तो W बाई E हमेशा सेम होगा। मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सेम हो जाएंगे। और ये जो Q है ये कहाँ पे सेम होगा? तो एक तो सेम सेल में, एक पर्टिकुलर सेल के अंदर तो एक ही पर्टिकुलर चार्ज फ्लो कर रहा होगा ना। तो इसका मतलब सेम सेल के अंदर W बाई E total number of equivalents at anode has to be equal to total number of equivalents at cathode, है ना। और इसके अलावा सीरीज सर्किट्स में 2-3 सर्किट अगर सीरीज में लगे हुए हों तो उसमें भी चार्ज सेम होता है, राइट। कल वाला आज वाला लेक्चर मैं कल दूंगा, अभी अपलोड कर दूंगा आज। हाँ, अब आगे देखिए। चलो, तो अब एक तो ये बात समझ में आई। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट तो इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई वो एक्स फैक्टर होता है,
है ना? हाँ राइट। तो ये एक्स फैक्टर कैलकुलेट करना आता है? हाँ, मतलब देख देख के बता सकते हैं। देख के बता सकते हैं मतलब कैसे? मतलब ऐसे एसिडिटी ऑफ बेस और बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है, वो तो हो गया एसिड और बेस, मतलब एसिड में हो गया, बेस मतलब एसिड में और बेस नंबर ऑफ में। रिप्लेसेबल H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस। हाँ ये हो गया। और सॉल्ट के अंदर? हाँ, उसका नहीं पता। उसका नहीं पता है? क्यों? उसका क्यों नहीं पता? टाइट्रेशन में ये नहीं पढ़ा था। टाइट्रेशन में नहीं, मैंने पढ़ाया होगा ना, लास्ट ईयर नहीं पढ़ाया था क्या? ना, आपने नहीं पढ़ा। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो ये तो इस तरीके का है ना कि भाई जैसे मान लो अगर एसिड है तो डिपेंड करेगा। ऐसे मान लो अब अगर H2SO4 reacts with sodium sulfate and it reacts with NaCl, सपोज वो यहाँ पे बना देता है Na2SO NaNO3 ले लेता है इसको और NaCl। अब मान लीजिए वो यहाँ पे सपोज बना देता है NaHSO4 और यहाँ पे वो बना देता है Na2SO4। तो जो N फैक्टर्स होंगे बेसिकली H2SO4 के, फर्स्ट वाले केस में इसका N फैक्टर 1 हो जाएगा और सेकंड वाले केस में इसका N फैक्टर 2 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ऑक्सीडेशन नंबर से? नहीं, रिप्लेसेबल H प्लस आयन से। देखो ना कितने H प्लस रिप्लेस हुए हैं। एक मिनट। हाँ, Na2SO4 में मतलब वो नहीं समझा, रिप्लेसेबल आयन। H2SO4 के आते 2 H थे ना, तो फर्स्ट रिएक्शन में एक ही H रिप्लेस हुआ था, एक बच गया था। सेकंड रिएक्शन में दोनों H रिप्लेस हो गए हैं। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, जितने H रिप्लेस होते हैं वो N फैक्टर होता है ना उसका। ओके ओके। किसी को कोई डाउट? सर बोलिए। सर तो फिर ये हर एक मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि कौन सा एन फैक्टर हो रहा है। रिएक्शन पे डिपेंड करेगा ना, बिना रिएक्शन के N फैक्टर थोड़ी होता है। हाँ, इसी तरीके से वो तो फिर ऐसा हो सकता है कि NaNO3 के साथ रिएक्ट करते वक्त ही Na2SO4 भी बन जाए। यार हमने ये तो अभी, वी आर नॉट टॉकिंग राइट नाउ दैट व्हाट प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट N फैक्टर। बेस में इसी तरीके से OH माइनस के हिसाब से आ जाएंगी सारी चीज़ें। फिर सॉल्ट के बारे में अगर आप बात करोगे तो टोटल पॉजिटिव ऑब्लिक टोटल नेगेटिव चार्ज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एल्यूमिनियम सल्फेट है Al2SO4 होल थ्राइस, तो अब ये जो सॉल्ट है ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस एंड थ्राइस ऑफ SO4 माइनस। SO4 2 माइनस। तो टोटल अब जो चार्ज आया, टोटल चार्ज यहाँ पे +6 है और टोटल चार्ज यहाँ पे -6 है। राइट, तो N फैक्टर 6 हो जाएगा। ओ
राइट, हाँ दैट इज इन केस ऑफ सॉल्ट. क्लियर. यस अब ये तो सारे के सारे केसेस थे नॉन रेडॉक्स में. अब जब रेडॉक्स रिएक्शन होती है, इन केस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, किसी भी सब्सटेंस का जो एन फैक्टर होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन number of moles of electrons per mole of सब्सटेंस. जिस भी सब्सटेंस के लिए आप एन फैक्टर निकालना चाहते हैं उसके एक मोल के लिए रिएक्शन में कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ है, दैट इज नोन एज द एन फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल, एक रिएक्शन लेते हैं KMnO4 और ऑक्जेलिक एसिड. KMnO4 लिया और H2C2O4 लिया. इससे बनेगा Mn+2 एंड प्लस CO2. Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जा रहा है. कार्बन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 में जा रहा है. हाँ बात समझ में आई आप लोगों को, राइट? हाँ अब मुझे एन फैक्टर किसका निकालना है? एन फैक्टर तो कंपाउंड का ही निकालना है. तो KMnO4 का सबसे पहले 1 मोल लेना है मुझे. तो KMnO4 का अगर मैं 1 मोल कंसीडर करता हूँ तो मैग्नीज के कितने मोल्स हैं? उसमें 1 मोल ही है. हाँ और एक मैग्नीज के लिए चेंज कितना हुआ? 7 से 2 में गया तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ, हाँ है ना? तो टोटल चेंज कितना हुआ? वही हुआ 1 × 5 का, हाँ है ना? तो इसका एन फैक्टर हो गया 5, राइट? ऐसे ही ऑक्सीडेशन नंबर जो बैलेंसिंग थे उसमें ये कर देते हैं ना. ऐसे ही अगर ऑक्जेलिक एसिड को देखा जाए, ऑक्जेलिक एसिड का अब अगर सपोज मैं यहाँ पे 1 मोल लेता हूँ, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की बात करनी है ना मुझे. तो ऑक्जेलिक एसिड के 1 मोल में अब कार्बन में चेंज हो रहा है तो कार्बन के कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं, हाँ है ना? और एक कार्बन के लिए कितना चेंज हो रहा है? 3 से 4 में जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है ना? तो टोटल कितना चेंज हुआ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए? 2 का चेंज हो गया ना, राइट? तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2. क्लियर, हाँ राइट? ऐसे Mn+2 तो खैर इंडिविजुअल आया नहीं है, तो 1 मोल ऑफ Mn+2, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ Mn+2 और वही 5 का चेंज, तो टोटल 5 आ जाएगा. देन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड इज सब्सटेंस, फिर 1 मोल ऑफ कार्बन, और फिर चेंज कितना है? एक का ही चेंज है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज. इज इक्वल टू 1. बात समझ में आई? हाँ
सब्सटेंस का 1 मोल लिया है मैंने, फिर जो भी कंसर्न्ड एलिमेंट है आप ये मान लो उसको देखा है, क्योंकि चेंज उसके अंदर हो रहा होगा। ओके। फिर इलेक्ट्रॉन देखा है, और फिर फाइनली देखा है कि मतलब कुल मिला के ये निकालना है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है, राइट। यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, मतलब 2CO2 होगा ना। बैलेंस करके क्या फायदा क्या होने वाला है? सर ऐसा नहीं, मतलब यहाँ प्रोडक्ट में 2 मोल ऑफ CO2 होगा ना। अरे वहाँ, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। मैं तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, तो हाउ डज इट अफेक्ट यू वेदर यू बैलेंस इट और नॉट? सर तो H2C2O4 में हम्म। वहाँ तो 2 मोल है, में हाफ। नहीं, आई हैव नॉट गॉट योर क्वेश्चन। क्लियर? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े। इसी तरह से लेट सपोज Na2S2O3 plus I2 producing Na2 S4O6 plus NaI. This is no very famous reaction. This is known as hypotitration. This is known as hypotitration, commonly used in photography. अब इसके अंदर देखते हैं। इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के हिसाब से अगर देखा जाए, ये जो सल्फर है ये +2 में है यहाँ पे, और ये वाला जो सल्फर है ये +2.5 में है। और ये जो I2 है ये 0 में है, और ये वाला आयोडीन -1 में है। तो अब वही सब्सटेंस के 1 मोल में सल्फर के 2 मोल्स हैं, और एक सल्फर के लिए जो चेंज है 2 से 2.5 हाफ का चेंज है, तो 2 इंटू हाफ। फिर यहाँ पे सब्सटेंस के 1 मोल में देयर आर अगेन 2 आयोडीन एटम्स, एंड पर आयोडीन एटम द चेंज इज ऑफ 1, 2 इंटू 1। यहाँ पे 1 मोल ऑफ कंपाउंड में 4 सल्फर हैं, हर एक के लिए हाफ का चेंज है। और यहाँ पे हाँ, कंपाउंड के 1 मोल में एक आयोडीन है, और एक आयोडीन के लिए 1 का चेंज है। ठीक है। सर 2 into 1 वहाँ पे 2 होगा ना आयोडीन का। हाँ, यहाँ पे 2। क्लियर? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो। आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से बेसिकली अगर मान लीजिए आपके पास में इफ़ यू हैव FeS2, और इसका अगर मैं आपको कहता हूँ कि Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है ये, एंड इफ आई टेल यू कि यार ये सल्फेट आयन में भी कन्वर्ट हो रहा है एट द सेम टाइम, SO4 2-, मतलब रिएक्टिंग विद सम H2O एंड समथिंग लाइक दैट, कुछ इस टाइप का मतलब हो रहा है, एक हाफ रिएक्शन दी हुई है मैंने। तो इन दैट केस
अब इसके अंदर ऐसा होगा कि देखो आयरन था यहाँ पे +2 में, ये पहुंच गया +3 में। सल्फर था यहाँ पे -1 में, यहाँ पे +6। हाँ +2 अगर ये था तो ये -1 में था, तो ये +6 में पहुंच गया। तो अब बेसिकली इसके अंदर जो टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, देखो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ कि देखो एक आयरन था और एक आयरन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो 1 × 1। और फिर 2 सल्फर्स थे, सर 4। हाँ दिमाग लगाओ यार अपना पहले हाँ बीच हाँ में। और 2 सल्फर्स थे और हर एक सल्फर की वजह से 7 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ, तो 2 × 7, तो टोटल बेसिकली 15 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ पर मोल ऑफ सब्सटेंस, राइट। तो इसका जो एन फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 15। ओके, क्योंकि इसमें दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। टोटल चेंज निकालना है ना, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए कैलकुलेट कर रहे हो ना आप, तो हाँ राइट। हाँ इसी तरीके से सपोज अगर यही होता है FeS2 एंड आई वुड हैव टोल्ड यू कि ये FeS2 है और अब ये Fe3+ और सल्फर की एक टर्बिडिटी टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट सपोज कि इफ आई वुड हैव टोल्ड यू दिस, राइट। अगर मान लीजिए ऐसा होता, तो उस केस में बेसिकली ये स्टोरी कुछ इस तरीके की आ जाती कि यहाँ पे ये +2 में था और ये कन्वर्ट हो गया +3 में। सल्फर -1 में था और ये कन्वर्ट हो गया 0 में। हाँ तो अब देखो आयरन की वजह से तो 1 × 1, प्लस ये तो 2 वेट 1 × 1, ये तो बेसिकली दिस इज बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके सल्फर की वजह से 2 × 1, दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नहीं सॉरी, एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, तो ये तो ऐसे हो जाएगा लाइक 1 × 1। तो सही था। 1 × 1 एंड प्लस, हाँ ठीक है, तो फिर तो 2 × 1, हाँ तो जो भी आएगा ये 3 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ मैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब इसी में सपोज अगर मैं ये कहता हूँ कि FeS2 है एंड ये Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है और प्लस लेट से H2S गैस बन रही है, तो ये 2+ था और ये यहाँ पे -1 था, राइट। और ये यहाँ पे -2 है और ये तो खैर 3+ है ही। तो अब बेसिकली इसमें ऐसा होगा, एक आयरन है और उसकी वजह से 1 का चेंज है, ये तो हो गया Fe वाले पार्ट में 1 × 1, और फिर सल्फर वाले पार्ट में हो जाएगा 2 × 1। हाँ सल्फर वाले पार्ट में हो जाएगा बेसिकली कि हाँ दिस इज नाउ 2 × 1, बट नाउ द पॉइंट इज कि ये वाला पार्ट तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और नीचे वाला पार्ट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
है ना, तो ये टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ 1 और टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 2, राइट। तो हाँ तो नेट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 1, हाँ नेट गेन हो गया 1 का, तो दिस वुड बी द एक्स फैक्टर, ओके बिकॉज नेट एक्सचेंज तो यही हुआ है ना 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के अगेंस्ट में। राइट। हाँ कोई डाउट किसी को यहाँ तक, आगे बढ़े? हाँ इसका मैं आज एक असाइनमेंट अपलोड करवा देता हूँ। ये जो मैंने आज सॉल्व करवाया है इसके ऊपर बेस्ड एन फैक्टर्स कैलकुलेट करना आप लोग, ठीक हाँ है ना। आज मैं अपलोड करवा दूंगा अभी आफ्टरनून तक, तो कल या परसों जब भी लेक्चर होता है आप लोग उसको सॉल्व करके लेकर के आइएगा, ओके ठीक है। हाँ हाँ अच्छा, अब wait, let me now just find out few assignments of electrochemistry I did have. हाँ देखिए, अब ये जो अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली डीपीपी है, हाँ इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। अपलोड तो खैर मैं करवा दूंगा इसको। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, 0.3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर पास थ्रू 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज सर्किट है तो चार्ज सेम रहेगा। हाँ If the solutions are of Ag plus Cu2 plus and Au3 plus, calculate the amount of each metal deposited at the cathode of each cell। देखिए बेसिकली वो ये कह रहा है कि Ag प्लस है, Cu2 प्लस है और गोल्ड 3 प्लस है, और जो चार्ज है वो 0.3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 0.3 फैरेड है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फैरेड होता है ना, हाँ राइट। और ये 1/1 इन सर्किट्स में चार्ज फ्लो हो रहा है। तो अब वो पूछ रहा है कि हर एक जगह पे कैथोड पे कितना डिपॉजिट होगा, ये जो भी मेटल्स डिपॉजिट होंगे। तो आई थिंक रिलेटिवली इजी है, क्योंकि W क्या होगा यहाँ पे, W इज इक्वल टू Q/F होता है, W/E इज इक्वल टू Q/F हो जाएगा। हाँ एक मिनट Q कितना है, 0.3 F है, राइट। तो इवेंचुअली W/E कितना आ जाएगा यहाँ से, W/E 0.3 के बराबर आ जाएगा ना, हाँ अग्रीड यस है ना। W/E विल बी इक्वल टू 0.3, परफेक्ट। यस अब तुम्हें W निकालना है, तो इसका मतलब हर एक का इक्विवेलेंट वेट चाहिए। तो इक्विवेलेंट वेट तो तुम्हें दिखाई दे ही रहा है, इसके अंदर जो भी इसका एटॉमिक मास है डिवाइडेड बाई 1, इसमें m/2 और इसमें m/3, n फैक्टर से डिवाइड कर दो और सब्स्टिट्यूट कर दो E की वैल्यू, यू विल गेट W। ओके बात समझ में आई? हाँ एवरीबडी इज क्लियर, किसी को कोई डाउट? नो
आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट है cadmium amalgam is prepared by electrolysis of a solution of cadmium chloride using mercury cathode। ओके, कैडमियम क्लोराइड सॉल्यूशन यूज़ किया है उसने और मरकरी कैथोड यूज़ कर लिया, तो जो कैडमियम डिपॉजिट होगा वो मरकरी से रिएक्ट करके कैडमियम अमलगम का फॉर्मेशन करेगा। ओके, नाउ हाउ लॉन्ग शुड अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पास्ड। करंट दिया हुआ है उसने और टाइम पूछा हुआ है। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 12% कैडमियम अमलगम। सर यस, सर मेरे पेरेंट्स आए पीटीएम के लिए भेजो। पीटीएम के लिए पेरेंट्स आए हैं, तो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग हुई ना, इसमें स्टूडेंट तो कहीं आया ही नहीं। देखो ना, पी टी और एम, तो पेरेंट टीचर मीटिंग, स्टूडेंट की तरह है इसमें। है नहीं ना स्टूडेंट इसमें, देखो। तो तुम अगली बार इनको बोलना कि वो कुछ ऐड करके दें, स्टूडेंट को भी इनविटेशन होना चाहिए ना। हाँ सर। ठीक है, जाओ। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, सॉल्व कीजिए आप लोग, दिमाग लगाइए। टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी सॉल्व कीजिए। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सॉल्व कर दूंगा उसको, तो थोड़ा जल्दी कर लें अपन। आप लोगों के सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। 1 सेकंड आया। यार आंसर वांसर मत बताया करो मुझे, क्यों अपना टाइम खराब करते हो। डू यू थिंक दैट आई एम आस्किंग यू द आंसर? नो सर, बट मुझे श्योर नहीं आंसर सही है। यार तोशद, अगर सेकंड स्टेटमेंट आपने जो दिया है ना, इसके बाद अपन एक डिसाइड करते हैं, अपन बात ही करना बंद कर देते हैं। तुम्हारे पास बहुत फालतू टाइम होगा, मेरा टाइम बहुत प्रेशियस है भाई। डू यू थिंक दैट आई एम हियर टू टॉक अबाउट ऑल दीज रबिश एंड यूजलेस थिंग्स दैट व्हाट द आंसर हैज कम? नो तो जब आप जानते हैं कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, तो फालतू की बातों में क्यों टाइम वक्त खराब कर रहे हैं हम लोग। सर, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे ठीक से सॉल्व हुआ है। आप अपना दिमाग लगाइए कि आपको मुझसे क्या पूछना चाहिए था, राइट? आई एम नॉट गोइंग टू टेल इट टू यू बिकॉज इट हैज बीन 1 year वी हैव बीन वर्किंग विद ईच अदर। Cadmium amalgam is prepared by electrolysis of a solution of cadmium chloride using mercury cathode. On a cathode of 2 gram mercury. ओके, ठीक है, तो 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इसमें। तो अब 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। एक बात तो ये समझ में आई। दूसरा, मुझे 12% का कैडमियम अमलगम प्रिपेयर करना है। एक चीज़ ये समझ में आई है, और 2 ग्राम के मरकरी कैथोड पे प्रिपेयर करना है। तो पूछा जा रहा है कि बेसिकली टाइम कितना लगेगा। तो एटॉमिक वेट तो कर दिया ही हुआ है उसका 112.4। तो W हो जाएगा 112.4। एक मिनट, तो W हो जाएगा W बाई E। W बाई E विल बी इक्वल टू IT बाई F।
नोन चीज़ें हैं, दैट इंक्लूड्स, ये नोन है मुझे, आई इज़ नोन, देन एफ इज़ ऑल्सो नोन, टी तो निकालना ही है, ई इज़ ऑल्सो नोन 112.4 डिवाइडेड बाई 2, है ना। अब W अगर पता चल जाएगा तो टाइम आ जाएगा, तो W निकालते हैं। अब देखो ये कह रहा है कि 2 ग्राम के मरकरी कैथोड पे 12% कैडमियम अमलगम को डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का होगा, इसमें एफ क्या है? अपना दिमाग लगाओ, इतनी देर से पढ़ रहे हो, तुम्हें एफ नहीं याद अभी तक? ओके ठीक है, 296500। हम्म अरे 2 ग्राम ऑफ मरकरी कैथोड है। अब इसमें इसके ऊपर बेसिकली ओके, तो अब ये मान लो आपकी 2 ग्राम का जैसे मेरे पास है मरकरी कैथोड था, और इसके ऊपर लेट्स से कि x ग्राम का अगर कैडमियम लेड से डिपॉजिट होता है, तो अब ये टोटल हो जाएगा 2 + x ग्राम का, है ना। अब ये अगर टोटल 2 + x ग्राम का हो जाएगा, टोटल जो कैथोड का वेट है दैट वुड बी 2 + x। टोटल कैथोड का वेट वुड बी 2 + x ग्राम, एंड कैडमियम जैसा डिपॉजिट होगा, तो अब इसमें कैडमियम अमलगम वाला पार्ट कितना होगा। देखो x ग्राम अगर कैडमियम डिपॉजिट हुआ, तो इसका मतलब x अपॉन 1112.4 इतने मोल्स इसके डिपॉजिट हुए। दिस वुड बी द मोल्स ऑफ कैडमियम डिपॉजिटेड, एंड दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू द मोल्स ऑफ मरकरी कंज्यूम्ड, क्योंकि कैडमियम अमलगम जब बनेगा तो वही 1:1 में बनता है, तो अमलगम वाला पोर्शन मोलर रेशो में, तो इतना पार्ट उसका वो अमलगम वाले पार्ट में चला गया होगा, राइट। तो नाउ अब इन दोनों का मोल्स वोल्स तो पता है मुझे, तो यहाँ से मुझे ये निकल के आ जाएगा कि एक सेकंड रुको, हाँ। तो यहाँ से बेसिकली मेरे पास में ये निकल कर के आ जाएगा कि कैडमियम अमलगम वाला जो पार्ट है, इसके अंदर जो मरकरी है उसका बेसिकली वेट कितना है। वो देखो ऐसे निकल कर के आ जाएगा कि ये जो मान लो ये CdHg है, CdHg के अंदर मरकरी का वेट कितना होगा इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो वो मरकरी का वेट होगा x अपॉन 112.4 और मल्टीप्लाइड बाई 200 मोल्स इनटू एटॉमिक मास। ये इसका अमाउंट मतलब वेट। हाँ, मोल्स इनटू एटॉमिक मास किया है ना, हाँ राइट। हाँ अच्छा, तो अब ये मोल्स इनटू एटॉमिक मास से ये निकाल लिया मैंने कि यहाँ पे लेट्स से दिस वैल्यू इज इक्वल टू y, है ना। तो अब देखो मेरे पास जो फाइनल मरकरी कैथोड है जो 2 + x ग्राम है ना, हाँ इसके बेसिकली मेरे पास में टोटल 2 कंपोनेंट्स हैं। हाँ पहला कंपोनेंट तो है कि बेसिकली खुद कैथोड है इटसेल्फ, राइट, Hg वाला पार्ट है, और दूसरा कंपोनेंट है उसके ऊपर कैडमियम अमलगम की लेयर भी है, राइट, है ना। अब ये कह रहा है कि ये जो कैडमियम अमलगम की लेयर है, देखो ये है एक्चुअली x + y ग्राम की, राइट ना, हाँ है ना। x तो वो कैडमियम इसके ऊपर आकर के जो भी डिपॉजिट हुआ था, और y अपने साथ मरकरी भी लेकर के जाएगा वो, हाँ राइट। तो ये जो x + y है, ये टोटल 2 + x का 12% है। ओके x + y डिवाइडेड बाई 2 + x हैज टू बी इक्वल टू 12/100।
अग्रीड? हाँ राइट, तो y तो इन टर्म्स ऑफ x पता ही है हमें, तो इस इक्वेशन हाँ को सॉल्व करके आप x कैलकुलेट कर लीजिए। राइट, और x ये हाँ बेसिकली जो x वाला पार्ट था ये w ही तो था, दिस वाज x। ओके जो डिपॉजिट होता था उसी के बारे में तो बात कर रहे थे। राइट, ओके तो हाँ इस इक्वेशन से x कैलकुलेट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, फिर टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। ओके कोई डाउट किसी को? सर इसमें से अमेरिकम बनता है तो थोड़ा एनर्जी कंज्यूम होके बाद में वो कैडमियम के साथ जाके पकता है मतलब। हाँ, मतलब अगर अमेलगम बनेगा तो इट इज़ अ मिक्सचर ना। मतलब अमलगम क्या है, कैडमियम और मरकरी का 1:1 का एक मिक्सचर, सॉलिड मिक्सचर इज अमलगम ना। ओके अग्रीड? हाँ कोई डाउट किसी को? एवरीबडी इज क्लियर? यस आगे बढ़ते हैं। हाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम, 3 एम्पियर करंट was passed through an aqueous solution of an unknown salt of palladium for 1 hour। करंट दिया हुआ है 3 एम्पियर का, हाँ और टाइम दिया हुआ है 1 आवर। तो 1 आवर मीन्स 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया उसको मैंने। तो 2.977 मतलब 3 ग्राम हो गया लगभग ये तो। 3 ग्राम ऑफ पैलेडियम N प्लस वॉज डिपॉजिटेड एट कैथोड। ठीक है, तो N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो W तो दिया हुआ है, तो अपनी इक्वेशन लिखते हैं, और W बाई ई इज इक्वल टू आई टी बाई एफ। तो ये नोन है, ये नोन है, और ये भी नोन है, और W तो दिया ही हुआ है 3 ग्राम लगभग, तो ये भी नोन है। अब E कितना होगा, E हो जाएगा 106.4 डिवाइडेड बाई N। तो ये N कैलकुलेट करना है, दैट वुड बी योर हाँ आंसर। हो जाएगा क्लियर? हाँ कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ते हैं। How much current is necessary to produce hydrogen gas at the rate of 1 ml per second at NTP conditions? तो 1 ml per second at NTP conditions, 1 ml per second at NTP conditions, and how much current is necessary, है ना, आई पूछा हुआ है आपसे। हाउ मच करंट इज नेसेसरी 1 ml पर सेकंड एट NTP, तो ठीक है ना। आई पूछा है, टाइम तो दिया ही हुआ है एक तरीके से, 1 सेकंड हो गया टाइम। अब 1 ml एट NTP, तो मोल्स कितने हुए, मोल्स हो गए 1/22400 NTP कंडीशन था। हाँ अब क्या पूछा है, हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा है, H2 गैस। तो H2 गैस का N फैक्टर कितना होगा, देखो H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग H2। अब H2 का अगर मुझे 1 मोल लेना है तो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग H2, तो इसका N फैक्टर हो गया 2, है ना। अब एक मिनट रुको,
यार एक चीज़ ना सभी लोग क्लास में बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखें, वेरी फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। इस क्वेश्चन को मैं अब नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करता हूँ, क्योंकि शरद सर की भी अभी